Hello everyone, my name is Atya Zainab and today I'm going to explain the Shoemaker chapter. द शू मेकर अगर आप गूगल पे सर्च करोगे द शू मेकर बाय चार्ल्स डिकेंस तो आपको द शू मेकर का रिजल्ट एक्जैक्टली वैसा नहीं मिलेगा। आपको रिजल्ट मिलेगा अ टेल ऑफ टू सिटीज़ का, क्योंकि द शू मेकर कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसको चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। एक्चुअली चार्ल्स डिकेंस की एक नॉवल है जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू सिटीज़। ओके, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ जो कि उनकी एक हिस्टोरिकल नॉवल है, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट उठा के क्लास 8 की बुक्स में दे दिया जाता है द शू मेकर नाम से। तो द शू मेकर नाम की कोई स्टोरी चार्ल्स डिकेंस ने नहीं लिखी है, बल्कि ये जो द शू मेकर है एक्सट्रैक्ट है, अंश है उस बड़ी नॉवल का जिसको लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने, जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू सिटीज़। अब हम बात करेंगे कि नॉवल का नाम है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, यानी दो शहरों की कहानी। ये शहर है लंदन और पेरिस, लेकिन आपके बुक में जो स्टोरी दी गई है वो दिया गया द शू मेकर। तो कैसे द शू मेकर नाम क्यों है, द शू मेकर कैसे नाम हो गया इस नॉवल से के इंसिडेंट से? एक्चुअली इस कहानी में मैं कहानी आपको अच्छे से बताऊंगी, पहले आप इतना समझ लीजिए कि द शू मेकर नाम क्यों है चैप्टर का। एक्चुअली इस चैप्टर में, इस नॉवल की कहानी में है क्या, एक शख्स है डॉक्टर मैनेट जो कि बेगुनाह है, और बेगुनाह होने के बाद भी उनको एक जेल में डाल दिया जाता है, फ्रेंच के जेल में, बेस्टाइल प्रिजन, आपको याद रखना होगा, बेस्टाइल के किले में रख दिया जाता है उनको। 18 साल तक उनको वहाँ बंद रखा जाता है, ठीक है। 18 साल बंद रहने के बाद और वहाँ टॉर्चर सहने के बाद उनका जो मेंटली स्टेबल नहीं रह जाते हैं वो तरीके से, तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं, और वहीं से वो शू मेकिंग का काम स्टार्ट कर देते हैं। तो कहाँ एक डॉक्टर और कहाँ शू मेकिंग का काम। तो जब 18 साल के बाद उनको रिहा किया जाता है, तब भी वो जब आ जाते हैं बाहर, तब भी उनको लगता है कि अभी भी वो जेल में है और अभी भी वो शू मेकिंग करते रहते हैं। तो एक तरीके से डॉक्टर मैनेट क्या बन जाते हैं, शू मेकर बन जाते हैं। फाइन, तो इस तरीके से कहानी का नाम है द शू मेकर। ओके, अब हम बात करेंगे कैरेक्टर्स की, ठीक है। तो इसमें देखिए आपकी जो बुक में कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड है, 3-4 कैरेक्टर्स, क्योंकि पूरी नॉवल की स्टोरी नहीं बताई गई, कुछ हिस्सा बताया गया, लेकिन मैं आपको कई सारे कैरेक्टर्स बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से प्लॉट समझ में आए, ठीक है। बिना अ टेल ऑफ टू सिटीज़ जाने आपको द शू मेकर समझ में नहीं आएगी, बाउंस मारेगी, बिलीव मी। ओके, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट का, ठीक है, मेन कैरेक्टर है ये। उनकी एक बेटी है, लूसी नाम है उसका, ठीक है। ओके, एक और शख्स है जिनका नाम है मिस्टर जार्विस लॉरी, लेकिन आपकी बुक में दिया गया होगा मिस्टर लॉरी, नॉवल में नाम दिया गया है पूरा मिस्टर जार्विस लॉरी। ये कौन है? ये डॉक्टर मैनेट के क्या हैं, पुराने दोस्त हैं, ठीक है। एक और है यहाँ पे लड़का जिसका नाम है चार्ल्स डार्ने। ये चार्ल्स डार्ने कौन है? ये आगे चलकर लूसी से शादी कर लेगा और इसको लूसी पसंद है, और ये डॉक्टर अलेक्जेंडर से इसका हाथ मांगता है, तो आगे डॉक्टर अलेक्जेंडर उनकी शादी को मान जाते हैं और ये दामाद बन जाता है डॉक्टर अलेक्जेंडर का, यानी कि लूसी का हस्बैंड हो जाता है ये। ओके, एक और इंसान है सिडनी कार्टन, इसका बहुत अच्छा रोल दिखाया गया है सिडनी कार्टन का। ये अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है लास्ट में, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये वन साइड लवर है इसका लूसी का, लूसी को चाहता तो है लेकिन कभी एक्सप्रेस नहीं करता। और एक और इंपॉर्टेंट बात सिडनी कार्टन से रिलेटेड वो ये कि सिडनी कार्टन जो है चार्ल्स डार्ने में हूबहू मिलता है, शक्ल उसकी बहुत मैच होती है, और शक्ल मिलने की वजह से, कॉपी होने की वजह से चार्ल्स डार्ने का, ये चार्ल्स डार्ने को 2 बार अलग अलग जगह से बचाता है। एक बार इस पर कोई केस होता है चार्ल्स डार्ने पर, उससे बचाता है, और लास्ट में चार्ल्स डार्ने को मारने के लिए कुछ लोग तैयार है, उससे भी बचाता है सिडनी कार्टन, अपने को वहाँ पे प्रेजेंट कर देता है। तो एक तरीके से सिडनी कार्टन क्यों करता है ऐसा? क्योंकि वो लूसी को चाहता था, वो चाहता था कि लूसी ना सही, लूसी जिसको चाहती है, यानी कि लूसी की खुशी के लिए वो ऐसा करता है। लास्ट जो है कैरेक्टर्स हैं वो है मिस्टर एंड मिसेस डिफार्जा, ठीक है। ओके, डिफार्जा पढ़ेंगे इसको, डिफार्गे और डिफार्जा नहीं पढ़ेंगे, डिफार्जा। तो मिस्टर एंड मिसेस डिफार्जा जो फैमिली है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है एंड ऑल, ठीक है। तो मिस्टर एंड मिसेस डिफार्जा पहले तो डॉक्टर मैनेट की सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन लास्ट में वो डॉक्टर मैनेट की फैमिली के दुश्मन हो जाते हैं। क्यों दुश्मन हो जाते हैं आपको आगे पता चलेगा। तो चलिए अब हम कवर करेंगे समरी अ टेल ऑफ टू सिटीज़ की, ठीक है। अभी तक मैंने आपको कैरेक्टर्स बताया, कैरेक्टर से जुड़ी जुड़ी जो मेन बातें थी मैंने आपको बता दी। फाइन, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अ टेल ऑफ टू सिटीज़ का प्लॉट, क्योंकि मैं देखिए आपका जो आपकी बुक में जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है लेसन, वहाँ तक पहले आपको ले आऊँगी, फिर मैं चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि अब्रॉड रे ऑफ लाइट से आपका लेसन स्टार्ट हुआ है, उससे पहले क्या हुआ वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अ टेल ऑफ टू सिटीज़ जो है वो 2 शहरों की कहानी है, पेरिस की और लंदन की, ठीक है। ओके, और ये एक हिस्टोरिकल नॉवल है। हिस्टोरिकल नॉवल का क्या मतलब होता है कि ऑथर या लेखक कोई एक कहानी तो लेता ही लेता है अपने नॉवल में, साथ में उसमें जो टच रखता है या थीम रखता है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड, यानी कि उस वक्त जो हिस्ट्री में चल रहा था, जो पॉलिटिकल इश्यूज़ थे, उसको भी अपने कहानी में दिखाता है। एक मेन कहानी चलाता है और साथ साथ में पॉलिटिकल इश्यूज़ भी दिखाता है, उसे कहते हैं हिस्टोरिकल नॉवल। फाइन, तो इसमें जो कहानी है वो है डॉक्टर मैनेट की, उनकी फैमिली की, लेकिन साथ में थीम क्या रखी गई है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, ठीक है। आप समझिएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या होता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है पेरिस में, फ्रेंच में क्या हुआ था ऐसा, फ्रेंच में जो अमीरजादे थे जिसको कहा जाता है एरिस्टोक्रेट्स, ओके, अमीरजादे और गरीब लोगों के बीच बहुत बड़ी खाई थी, ठीक है। गरीबों पे लोग बहुत टैक्स लगाते थे, और जितने भी अमीर लोग थे अगर इनके क्राइम के बारे में किसी गरीब को पता चल जाता था तो ये उसको जेल में डलवा देते थे। कौन? एरिस्टोक्रेट्स,
ठीक है। एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज कोई एक नाम नहीं है, एरिस्टोक्रेटिक एक जनरल नेम है, कॉमन नेम है सारे अमीरजादों के लिए, बस मारिए। तो एरिस्टोक्रेट्स वर्सेस पुअर पीपल के प्रति उनके खिलाफ क्या हुई, एक तरीके से रिवॉल्यूशन हुआ, यानी कि गरीबों ने रिवॉल्यूशन कर दिया कि अगर हम लोग ये लोग हम लोगों को सताते रहे एरिस्टोक्रेट्स, तो हम लोग ऐसे कुचले रहेंगे, दबे रहेंगे, हमको आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये लोग मिल जाते हैं सारे गरीब और मिडिल क्लास फैमिली और एरिस्टोक्रेट्स को चुन चुन के मारने लगते हैं, जिसमें मिस्टर डिफार्जे का बहुत बड़ा रोल दिखाया गया है, ठीक है। ये लोग सबसे ज़्यादा कट्टर होते हैं इन एरिस्टोक्रेट्स के। और मिसेस डिफार्जे जो है वो इनका मानना ये था कि ऐसा नहीं है कि इनको सिर्फ बंद कर दो, बल्कि इनको जान से मार डालो, किसको, ये एरिस्टोक्रेट्स फैमिली को, क्योंकि इन्होंने गरीबों के साथ बहुत अन्याय किया है। समझ में आ गई। तो अब डॉक्टर मैनेट जो यहाँ पे मेन कैरेक्टर है, एक्चुअली इनको एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली जिसका नाम है एवरमॉन्ट, ठीक है, एवरमॉन्ट फैमिली का एक सीक्रेट पता होता है डॉक्टर मैनेट को। क्या सीक्रेट होता है? एक्चुअली एवरमॉन्ट फैमिली के जो मेन उस घर के जो मेन 2 शख्स थे, ठीक है, उन्होंने एक लड़की का रेप कर दिया था, ठीक है, और रेप करने के बाद उस लड़की के घर वालों को मार दिया था, और इस बात का पता डॉक्टर मैनेट को चल जाता है, ठीक है। तो ये एवरमॉन्ट फैमिली क्या करती है, डॉक्टर मैनेट को जेल में बढ़वा देती है ताकि उनके खिलाफ कोई सबूत न मिलने पाए। फैमिली को मार देती है और इनको जेल में डाल देती है, ठीक है। 18 साल तक वो जेल में बंद रहते हैं। लेकिन जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है तो क्या करते हैं पुअर पीपल, इनको छुड़ाते हैं डॉक्टर मैनेट को, क्योंकि ये बेगुनाह होते हैं, ठीक है, अमीरों ने इनको डाला था जेल में, तो वहाँ से छुड़ा के लाते हैं, ठीक है। और छुड़ाने में किसका रोल होता है? तो होता है मिस्टर डिफार्जे का। क्यों? क्योंकि मिस्टर डिफार्जा जो है वो एक फेथफुल सर्वेंट रहे हैं, किसके? डॉक्टर मैनेट के। तो ये जो डिफार्जा है ये छुड़ा के लाता है डॉक्टर मैनेट को और अपने घर में शेल्टर देता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। शेल्टर देने के बाद मिस्टर लॉरी को इन्फॉर्म करता है कि मैंने आपके पुराने फ्रेंड यानी कि डॉक्टर मैनेट को रिहा करवा दिया है और वो मेरे ही घर में है, ठीक है। जैसे ही इनको पता लगता है मिस्टर जार्विस लॉरी को, तो ये अपने उसकी बेटी को यानी कि डॉक्टर मैनेट की बेटी लूसी को बताते हैं कि तुम्हारे पापा मरे नहीं हैं। उसको लगता था कि मेरे पापा मर चुके हैं, उसको बताते हैं कि तुम्हारे पापा मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं और उनको ऐसे ऐसे कैद कर दिया गया था, अब वो बाहर हैं और मिस्टर डिफार्जे के घर में है। फाइन। तो ये दोनों लंदन में है, ठीक है। और ये बात कहाँ की है? पेरिस की, यानी कि डॉक्टर मैनेट कहाँ जेल में बंद थे? फ्रेंच के पेरिस शहर में बेस्टाइल के किले में। तो यहाँ से उनको रिहा करके लाया जाता है और ये लोग जो है यानी कि मिस्टर लॉरी और उनकी बेटी लूसी ये लंदन में थी, लंदन से पेरिस आते हैं अपने दोस्त और फादर से मिलने के लिए। बस समझ आ गई। चलिए, तो जब ये मिलने आते हैं, ओके, तब क्या होता है, उनकी मुलाकात को कैसे चार्ल्स डिकेंस ने एक्सप्रेस किया है, ये चैप्टर है द शूमेकर का। द शूमेकर आपके बुक में जो स्टोरी है इसमें सिर्फ फोकस किया गया है कि जब दोनों को इन्फॉर्म हो जाता है कि वो जिंदा है और वो लोग मिलने आते हैं, तो मिस्टर डिफार्जो, मिस्टर लॉरी और लूसी को मिलवाते हैं इनसे, डॉक्टर मैनेट से। तो डॉक्टर मैनेट अपने दिमागी हालत में नहीं होते हैं, मतलब उनको अभी भी यही लग रहा है कि वो जेल में है, और जैसे वो जेल में जूते बनाते थे, शू मेकिंग का काम करते थे, वो वैसे ही शू मेकिंग पे फोकस किए हुए हैं। बस में आ रही, उनको कोई मतलब नहीं उनके सामने कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो एक तरीके से दिमागी संतुलन उनका हिल चुका है। फाइन। तो अब आपको समझ में आया होगा कि इससे पहले क्या हुआ। अब जो अब्रॉड रे ऑफ लाइट आप देख रहे हो स्क्रीन पर शुरू हुआ है, अब यहाँ से आप समझिएगा चैप्टर को, ठीक है। आई विश आपको इससे पहले का प्लॉट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन का एक्सप्लेनेशन। अच्छा, मैं चाहूँ तो इस द शूमेकर की समरी दे दूँ आपको, काम खत्म हो, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है ना बड़ी टफ है इसमें, ठीक है, बच्चों को बहुत परेशानी होती है, ठीक है। तो मैं चाहूँगी कि मैं एक लाइन को बहुत अच्छे से आपको समझाऊँ और आपको मज़ा आए पढ़ने में, क्योंकि क्लास 8 से ही हमारा बेस बनता है रीडिंग का। बच्चे जल्दी उलझने लगते हैं रीडिंग से, क्योंकि उनको समझ ही में नहीं आता है, इतनी टफ लैंग्वेज होती है। बात समझ आ रही है? तो ये जो आपकी लैंग्वेज दे रखी है नॉवल की है, नॉवल जल्दी कोई बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश हो किसी की तो वो पढ़ता है, ठीक है। जनरली यूथ वगैरह ही पढ़ते हैं जिनकी इंग्लिश काफ़ी ठीक होती है। इसमें जो इंग्लिश है यूज़ की गई है, वर्ड्स यूज़ की गई, कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, मैं आपके लिए हमेशा टफ लेसन ही लाती हूँ, तो सब्सक्राइब तो बनता है। एंड आपको जो भी और लेसन चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। मिस्टर लॉरी ने डॉक्टर मैनेट को अपने घर के सबसे ऊपरी रूम में ठिकाना दे रखा है, जिसको कहा जाता है गैरेट। तो देखिएगा, ब्रॉड रे ऑफ लाइट फेल, मतलब कि जैसे वो गेट खोलता है लोगों से मिलवाने के लिए, तो रोशनी पड़ती है उस रूम पर जिस रूम में ये ठहरे हुए हैं डॉक्टर मैनेट, और दिखाई पड़ता है, उस रोशनी ने दिखाया एक वर्कमैन को, यानी वर्कमैन किसके लिए यूज हो रहा है? इन्हीं डॉक्टर मैनेट के लिए, जिनकी गोद में एक बिना बना हुआ अनफिनिश्ड शू रखा हुआ था। पॉजिंग इन हिज लेबर, लेबर कहते हैं हार्डवर्क को, ठीक है, और वह थोड़ा सा रुके अपने हार्डवर्क से, यानी कि जूता जो बना रहे थे, वो शू मेकिंग का जो काम कर रहे थे, उसी को लेबर बोला गया है, हार्डवर्क। और हार्डवर्क में थोड़ा सा पॉज लिया। पॉज क्यों लिया? क्योंकि गेट खुला, रोशनी पड़ी, और वो हमेशा कहाँ रहते? अंधेरे में रहते, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा वो पॉज लेते हैं। उनके कुछ कॉमन टूल्स हैं, क्योंकि वो शू मेकिंग का काम करते हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास कुछ ना कुछ टूल्स होंगे। तो कुछ कॉमन टूल्स उनके जो हैं, और स्क्रैप्स कहते हैं पीसेस को। देखिए, मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ, टाइम की लोग आप पढ़ते जाइएगा तो समझते जाइएगा, ठीक है। स्क्रैप्स कहते हैं पीसेस को, और लेदर के कुछ टुकड़े हैं उनके पास, उनके पैर के पास, और उनकी बेंच पर भी रखे हुए हैं वो पीसेस और कॉमन टूल्स, ठीक है। अब उनके बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो दिख रहे हैं। फाइन, ओके। उनकी एक लंबी सी एक वाइट बियर्ड है, सफ़ेद दाढ़ी है, रैगेडली कट, रैगेडली कहते हैं अनटाइडली या नॉट स्ट्रेट। जनरली लोगों की दाढ़ी लंबी होती है, इनकी ऊबड़ खाबड़ सी थी, स्ट्रेट नहीं थी, ठीक है, तो स्ट्रेटली कट नहीं थी वो, ठीक है, बट नॉट वेरी लॉन्ग, लेकिन बहुत लंबी भी नहीं थी,
अ हॉलो फेस, उनका जो फेस था वो खोखला था। खोखला क्यों था? बहुत कमज़ोर थे बेचारे, 28 साल से थे, वहाँ ना उनको ठीक से खाना मिलता था ना पानी मिलता था, तो हॉलो फेस था उनका एक तरीके से, ठीक है। लेकिन और उसमें बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी, ठीक है, ओके। आगे देखिए, और जो ये हॉलोनेस थी, हॉलोनेस का मतलब हो गया एम्प्टीनेस, और थिननेस मतलब उनको जो चेहरे का जो पतला बना था, मतलब बहुत दुबले वो दिख रहे थे, ठीक है। इसकी वजह से उनकी आंखें क्या कर रही थी? बड़ी बड़ी दिख रही थी। आप देखिए, वुड हैव कॉस्ट देम इसके लिए यूज हुआ है ब्राइट आइज के लिए, क्योंकि इससे पहले ब्राइट आइज का तस्करा किया गया, ठीक है। तो हॉलोनेस और थिननेस की वजह से वो ब्राइट आइज कैसी लग रही थी? बड़ी बड़ी लग रही थी, क्योंकि चेहरे में हड्डियाँ वड्डियाँ दिख रही थी, तो आंखें अलग से चमक रही थी, ठीक है, ओके। अंडर हिज यार्ड डार्क आईब्रोज, और उनकी जो आईब्रोज थी बड़ी घनी घनी थी, ओके, क्योंकि इतने सालों से वहाँ थे। एंड इज कन्फ्यूज का मतलब यहाँ पर है बिखरे हुए बाल, और उनके जो वाइट हेयर थे वो बड़े बिखरे हुए थे, इसलिए तक कब से कॉम ही नहीं किया उन्होंने, ठीक है। हालांकि दे हैड बीन रियली अदरवाइज, लेकिन हालांकि वो रियली यानी कि असली थे, देखने में वो नकली नकली लग रहे थे। क्यों? क्योंकि नेचुरली लार्ज थे, बड़े बड़े बाल थे, कटवाए नहीं थे कब से उन्होंने, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो कंफ्यूज थे, उबड़ खाबड़ थे, बिखरे हुए थे, इसलिए वो अननेचुरल लग रहे थे। क्योंकि जनरली ऐसे लोगों के लंबे बाल ऐसे नहीं होते हैं, लंबे होते हैं तो वो इंसान पोनी करता है या कुछ करता है, ठीक है। तो वो अननेचुरल लग रहे थे कि वो बड़े थे और कंफ्यूज थे। आगे देखिए, और वो जो शर्ट पहने थे, और उसमें कई सारे, उनकी जो शर्ट थी उसमें कई सारे फटे फटे टैग्स लगे हुए थे, ठीक है। रैग्स कहते हैं फटे पुराने, ठीक है, टैटर्ड ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स, ठीक है। उनकी शर्ट बिल्कुल फटी फटी सी लग रही थी, एंड ले ओपन, और उनके गले के पास खुली हुई थी, बटन उनके खुले हुए थे, एंड वहाँ से उनकी बॉडी दिख रही थी गले के पास की, जो दिखाई पड़ रही थी विदर्ड कहते हैं मुरझाई हुई। उनकी बॉडी बिल्कुल मुरझाई सी लग रही थी, ठीक है। विदर्ड मतलब मुरझाई, या फिर आप इंग्लिश में चाहो तो स्किनी लिख सकते हो, ठीक है। एंड वॉन का मतलब क्या होता है? वेरी टायर्ड, और बहुत थकी लग रही थी कि इस बॉडी से बहुत काम लिया गया, डैमेज थी, शाबी गंदी गंदी लग रही थी, कब से नहाए ना हो, ठीक है। ही एंड इज ओल्ड कैनवस फ्रॉक, ओल्ड कैनवस फ्रॉक का मतलब यहाँ पे है कोट, ओके। फ्रॉक का मतलब ये नहीं कि वो लड़की की तरह फ्रॉक पहने थे, जनरली फ्रेंच वगैरह में एक फ्रॉक स्टाइल का कोट चलता था, उसे कहा जा रहा है ओल्ड कैनवस फ्रॉक। कैनवस एक तरीके का कपड़ा होता है। तो उनका जो कोट था, और उनके जो स्टॉकिंग्स कहते हैं मोजे को, तो जो मोजे पहने हुए थे बड़े ढीले थे। ढीले क्यों थे? क्योंकि बहुत पुराने थे, तो उनकी इलास्टिक ढीली हो गई थी। एंड ऑल इज पुअर टैटर्स ऑफ क्लोथ्स, और जितने भी वो कपड़े पहने थे सब टैटर्स थे, मतलब फटे फटे हो रहे थे, ठीक है, ओके। और ये सारी चीज़ें जो वो पहने हुए थे, इनका बहुत सालों से डायरेक्ट लाइट और एयर से सेक्लूजन था। सेक्लूजन कहते हैं आइसोलेशन को, मतलब ये लाइट और एयर के कांटेक्ट में नहीं थे, दूर थे उससे, आइसोलेट थे उससे, ठीक है। और इस वजह से फेड हो गए थे कलर्स, ठीक है, ओके। और इस वजह से फेड होने की वजह से एक पूरा ऑल ओवर अगर देखा जाए यूनिफॉर्मिटी मतलब होता है एक जैसा, ठीक है। और सब बिल्कुल डल टाइप के लग रहे थे, कोई कलर समझ ही नहीं आ रहा था किसी का, ठीक है। पार्चमेंट येलो का मतलब हो गया जैसे शीप की स्किन होती है, पतली सी पीली पीली सी, मतलब ऐसा गंदा कलर हो गया था, फेड हो गया था बिल्कुल, ठीक। और पता ही नहीं चल रहा था कि किस कोट का ये जो है पैंट पहने हैं, किस पैंट का कोट पहने हैं, कौन सा ही सॉक्स पहने हैं, मतलब सब एक दूसरे से अलग अलग लग रहे थे। इट वुड हैव बीन हार्ड टू से विच वाज, इसका मतलब है कि उनके जो भी चीज़ें वो पहने हुए थे मैच नहीं खा रहे थे। क्यों नहीं मैच खा रहे थे? क्योंकि एयर और लाइट के कॉन्टैक्ट में ना रहने पर उनका कलर क्या हो गया था? डल हो गया था, और आपस में मैच ही नहीं खा रहा था, ओके ओके। आगे देखिए, अब जैसे अभी तक गेट खुला है और सिर्फ बताया गया है कि वो कैसे दिख रहे हैं, अभी कुछ हुआ नहीं है। अब क्या होता है, जैसे ही लाइट पड़ती है तो वो अपना हाथ उठाते हैं, कौन? डॉक्टर मानेट। ही रेज हिज हैंड टू शील्ड हिज आइज, ओके। अपनी आइज को शील्ड करने के लिए उठाते हैं आँख, ताकि उनके आँख पे लाइट ना पड़ने पाए, क्योंकि वो बहुत टाइम से 18 ईयर्स तक जेल में रहे थे अंधेरे में, ठीक। और जैसे ही उनके ऊपर लाइट पड़ती है उनकी बॉडी दिखने लगती है, और बॉडी पे दरअसल मांस था ही नहीं, हड्डियाँ थी जो कि ट्रांसपेरेंट दिख रही थी, मतलब आर पार दिख रहा था कि कितना उनके बॉडी में हड्डियाँ गिन सकते थे आप आराम से, इतना ट्रांसपेरेंटली वो उनकी बोन्स दिख रही थी, यानी कि कुल उनकी वीकनेस बताई जा रही है, कितने बेचारे वो वीक हो गए थे। सो ही सैट, यहाँ सो का मतलब इसलिए नहीं है, सो के दो मीनिंग होते हैं, यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आ रहा है उसका मतलब है उसी प्रकार से, वैसे ही जैसे इनकी हड्डियाँ ट्रांसपेरेंट दिख रही थी, वैसे ही इनकी एक्सप्रेशंस भी कैसे थे? वैकेंट थे। स्टेडफास्टली का मतलब होता है कंसिस्टेंटली, मतलब इनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आते थे। जनरली हम अगर किसी को देखेंगे, कोई हमारा पुराना फ्रेंड होगा या कुछ होगा, उसको देख के हम जो कहते हैं तो वो तो कुछ तो हमारे एक्सप्रेशन जाएंगे, इनके कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहे थे। यानी कि जिस तरीके से हड्डियाँ ट्रांसपेरेंट थी उसी तरीके से वो बैठते भी थे, और उनकी जो गेज कहते हैं झलक को देखने को, और उनकी जो गेज थी, लुक था उनका, वो भी कैसा था? एक्सप्रेशन लेस था, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहा था। पॉजिंग इज वर्क, और अपने वर्क को थोड़ा उन्होंने पॉज किया। क्यों? क्योंकि लाइट की आंखों में पड़ रही थी। उसके बाद ये कि कभी भी वो उनके सामने कोई भी आता था, फिगर का मतलब यहाँ पे इंसान से है, कोई भी उनके सामने आता था तो वो बिना अपनी तरफ नीचे के साइड देखे हुए उसको नहीं देखते थे। ऐसा वो क्यों करते थे? क्योंकि उन्होंने अपनी हैबिट को खो दिया था। इस हैबिट को साउंड और वॉइस को एसोसिएट करने की जो हैबिट होती है, हम लोग को कहीं से आवाज़ आती है तो हम लोग सोचते हैं ना कि कहाँ से आ रही है, तो मैच करते हैं कि यहाँ से आ रही है, यहाँ पे कोई होगा, ठीक है फाइन। तो इनके पास वो हैबिट खो गई थी। क्यों? क्योंकि बेचारे बहुत टाइम से जेल में रहे हैं अंधेरे में, ठीक है। तो ही नेवर स्पोक, वो कभी इन्होंने वो कुछ वर्ड ही नहीं बोलते थे जब तक वो इस आदत को दोहरा ना ले। वॉन्डरिंग मतलब इस आदत में वो घूम ना ले, इस आदत को वो दोहरा ना ले, ठीक है। किस आदत को? कि जब भी कोई सामने आता था वो एकदम से नजर उठा के सामने नहीं देख पाते थे, अपने ही तरफ नीचे की साइड देखते थे, फिर उस साइड देखते थे, फाइन। और फॉरगेटिंग टू स्पीक, और इसी वजह से कभी कभी वो
बोलना भी भूल जाते थे कि उनसे सवाल क्या पूछा गया, क्या कोई पूछ रहा है। जब तक वो ये सोचते थे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, जब तक वो ये देख पाते थे तब तक उनका जो क्वेश्चन था वो स्लिप हो जाता था दिमाग से कि किसी ने उनसे क्या पूछा है। तो बेचारे की ये हालत हो गई थी। फाइन, चलिए अभी तक उनके बारे में बताया गया कि वो कैसे दिख रहे हैं। आगे देखिए, आप जब डिफार्जे इन लोगों को लेके आ रहे हैं अंदर, मोशनिंग कहते हैं सिग्नल देने को, ठीक है, इशारा करने को। जो हम इशारे से कहते हैं अंदर आओ, मतलब बोल नहीं रहे हैं, इशारे से कह रहे हैं हाँ, और कुछ और किसी और से बोल रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे डिफार्जा कर रहा है। एक तरफ मिस्टर लॉरी को मोशनिंग कर रहा है, यानी सिग्नल दे रहा है अंदर आने के लिए, और दूसरी तरफ ये डॉक्टर मैनेट से सवाल कर रहा है, आर यू गोइंग टू फिनिश दैट पेयर ऑफ शूज टुडे? आज ही ये पेयर खत्म करोगे क्या? मतलब इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं आप, आज ही खत्म करने का इरादा है क्या? तो डॉक्टर मैनेट को जल्दी मैंने आपको बताया सुनाई नहीं देता है, तो वो कहते हैं व्हाट डिड यू से, क्या कहा? तो ये बोलते हैं, फिर से बता, अपनी बात को रिपीट करता है, डू यू मीन टू फिनिश दैट पेयर? मीन टू का मतलब यहाँ पे है प्लान ऑन। ओके, मीन टू का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा मतलब है, नो, मीन टू का मतलब नहीं है यहाँ पे, प्लान ऑन एक फ्रेज है, एक फ्रेजल वर्ब है ये, ठीक है। क्या आपका प्लान आज ही है इस पेयर को कंप्लीट करने का? तो वो रिप्लाई करते हैं डॉक्टर मैनेट, आई कांट से, मैं नहीं कह सकता, आई मीन टू, और कि मेरा प्लान है खत्म करने का, आई सपोज सो, मुझे लगता है मैं कर लूँगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो फिलहाल इतने सारे आंसर दे रहे हैं क्योंकि वो खुद कंफ्यूज हैं। बट द क्वेश्चन रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज वर्क एंड ही वेंट टुवर्ड अगेन। लेकिन इस क्वेश्चन कि आप आज ही खत्म कर लेंगे, इससे उनको ये याद आ गया कि उनको और काम करना है और शू मेकिंग करनी है, और वो दोबारा अपने काम में झुक जाते हैं। ओके, कौन? डॉक्टर मैनेट। ओके, अब देखो, मिस्टर लॉरी को इशारा किया गया था डिफार्जे के जरिए, तो मिस्टर लॉरी धीरे धीरे अंदर आने लगते हैं, तो साइलेंटली अंदर आते हैं और डॉक्टर को कहाँ खड़े रहने देते हैं? डोर के पास। उसको अभी अंदर नहीं ला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वही मेंटल डिस्टर्ब है, तो पता नहीं कैसा रिएक्ट करे, लड़की है तो अलग रखे हुए हैं इसको। व्हेन ही हैड स्टूड, जब वो वहाँ पे 1-2 मिनट के लिए खड़े रहते हैं डिफार्जे के बगल में, ठीक है, तो शू मेकर उनको ऊपर उठा के देखता ही नहीं है जब तक 2-3 मिनट नहीं गुजर जाते। 2-3 मिनट के बाद क्या करता है शू मेकर, यानी कि डॉक्टर मैनेट नजर उठा के ऊपर की ओर देखते हैं, किसको? इन्हीं को, ठीक है, यानी कि डिफार्जा खड़ा है और उसके बगल में कौन खड़ा है? मिस्टर लॉरी। ही शुड नो सरप्राइज, उनको कोई सरप्राइज ही नहीं होता। अनदर फिगर, यानी कि दूसरे इंसान को देखकर, दूसरा इंसान किसके लिए यूज हुआ है? लॉरी के लिए। लॉरी को देख के कोई सरप्राइज ही नहीं होता है। ओके, और जो उनकी अनस्टडी फिंगर्स थी, अनस्टडी किसे कहते हैं? शेकी, हिलती हुई जो फिंगर्स थी, ठीक है, एक हाथ की, वो स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट कहते हैं मूव्ड को, लिप्स के पास उठती हैं, मूव करती हैं, और वो कुछ सोचने लगते हैं, यानी एज ए लुक एट, ठीक है, जैसे उसको देखते ही नहीं, सोचना चाह रहे हैं कि यार इसको कहाँ देखा है हमने, मिस्टर लॉरी कितने पुराने फ्रेंड हैं इसके, ठीक है, तो सोचने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हाथ जो है, उनकी जो उंगलियाँ हैं वो लिप्स तक तो जाती हैं, ठीक है, लेकिन दोबारा, एंड देन द हैंड ड्रॉप टू हिज वर्क, और दोबारा उनका हाथ वापस अपने वर्क में लग जाता है, यानी शू मेकिंग में लग जाता है, एंड वंस मोर बेंट ओवर हिज शू, और दोबारा से वो शू बनाने लगते हैं। ब्रैकेट में दिया गया है कि जब वो लिप्स पे जब वो फिंगर रखते हैं तो उनका कलर बताया गया है कि उनके लिप्स और नेल्स, नाखून जो थे वो दोनों सेम कलर के थे, रेड कलर के, पेल फीके फीके पड़े हुए थे बिल्कुल, ठीक है। ओके, चलिए, द लुक एंड द एक्शन, और ये जो लुक था उनका, कौन सा लुक? कि उन्होंने अपने फिंगर्स को स्ट्रेट किया, यानी मूव कराया लिप्स के पास। ओके, ये जो लुक था बहुत ही देर तक उन्होंने अपने को नहीं रखा, बल्कि तुरंत उन्होंने हटा लिया, ठीक है, इस एक्शन से तुरंत को बड़ी हो गए, यानी कि दोबारा अपने काम में लग गए, ठीक। अब फिर मिस्टर डिफार्जे, देखिए मॉन्जियर वर्ड आया है, मॉन्जियर का मतलब होता है मिस्टर, फ्रेंच में मॉन्जियर को मिस्टर को मॉन्जियर बोला जाता है। मिस्टर डिफार्जे फिर बोलते हैं उनके ध्यान को इधर करने के लिए, भाई आपसे कोई मिलने आया है ना, तो कहते हैं यू आर ए विजिटर, आपसे कोई मिलने आया है, यू सी, देखिए तो फिर से वो कहते हैं व्हाट डिड यू से, क्या कहा? तो कहते हैं हियर से विजिटर, मिलने आया कोई आपसे। द शू मेकर लुक्ड अप एज बिफोर, पहले की तरह अपना चेहरा ऊपर करते हैं, ठीक, लेकिन उनका हाथ कहाँ पे है? वही वर्क में लगा हुआ है, विदाउट रिमूविंग हाथ, अपना हाथ नहीं हटा रहे अपने वर्क से, ठीक। डिफार्जे कहता है उनको बुलाता, आगे क्यों बुलाते, कम। इस सेंटेंस में जो मिस्टर डिफार्जे हैं वो 2 लोगों से बात कर रहे हैं एक साथ, ठीक है, यानी कि इनसे भी बात कर रहे हैं, लॉरी से, और इनसे भी बात कर रहे हैं। तो लॉरी से कहते हैं वो, आओ मैं तुमको मिस्टर से मिलवाता हूँ, ये बहुत अच्छा शू मेकिंग कर लेते हैं, ठीक है, ओके, शो हिम दैट शू यू आर वर्किंग एट, और हु नोज अ वेल मेड शू व्हेन ही सीज वन, मतलब कि ये जो मॉन्जियर है डॉक्टर मैनेट के बारे में बोला जा रहा है कि ये इतना बढ़िया शू मेकिंग करते हैं कि अगर तुम इनको एक कोई शू दिखाओगे तो वो आपको वैसा दूसरा बना के दिखा देगा, ठीक है। शो हिम दैट शू यू आर वर्किंग एट, टेक इट मॉन्जियर, और फिर मुखातिब होता है डिफार्जा डॉक्टर मैनेट से दोबारा, ठीक है, कहता है कि तुम जिस शू पे काम कर रहे हो डॉक्टर मैनेट, इनको दिखाइए जरा से कौन सा शू है, टेक इट मॉन्जियर, लो देखो मिस्टर लॉरी, इसको देखो जरा सा। मिस्टर लॉरी ने वो शू को हाथ में लिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग तो मिलने आए हैं, तो जूते तो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो डॉक्टर मैनेट है इनकी दिमागी हालत सही नहीं है, तो तरीका ढूंढ रहे हैं इनसे बात करने का, ठीक है। अब क्या करते हैं देखिएगा, टेल मॉन्जियर व्हाट काइंड ऑफ शू इट इज एंड द मेकर्स नेम, बताइए कैसा किस तरीके का शू है और इस शू के बनाने वाले का नाम क्या है। ओके फाइन, यानी कि नाम पूछना चाह रहे हैं किसका? डॉक्टर मैनेट का, कि अपने बारे में जब नाम बताएंगे तो कुछ इनको याद आएगा, कि याददाश्त वापस आएगी, ठीक है। देयर वाज अ लॉन्गर पॉज देन यूजुअल, और पहले से ज़्यादा लंबा पॉज हो गया, ठीक है, क्योंकि वो रिप्लाई नहीं कर रहे थे, सोच रहे थे, ठीक। अब बहुत देर बाद रिप्लाई करते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब भूल ही गया तुमने मुझसे क्या पूछा, फिर क्या कहा तुमने मुझसे, क्या पूछा, ठीक। तो दोबारा से वो पूछते हैं, आई सेड, मैंने कहा कि क्या आप बता सकते हैं कि ये जूते के बारे में थोड़ा मुझे बता सकते हैं इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तब वो बोलते हैं, डॉक्टर मैनेट बोलना स्टार्ट करते हैं, कहते हैं कि इट्स अ लेडी शू, ये एक लड़की का शू है, एंड ये यंग लेडी के वॉकिंग शूज़ है, और इट इज़ इन द प्रेजेंट मोड कहते हैं करंट फैशन, ठीक है, ये अभी का फैशन है, करंट फैशन है, और इससे पहले मैंने इस स्टाइल को नहीं देखा है, लेकिन ऐसा पैटर्न मेरे हाथ में आ चुका है, ठीक है, ओके, वर्क नहीं किया लेकिन ऐसा पैटर्न मेरे हाथ में पहले भी आ चुका है, ओके। आगे देखिए, ही ग्लांस एट द शू विद सम लिटिल पासिंग टच ऑफ प्राइड, और थोड़ा सा प्राइड टच देते हैं उस शू को, क्योंकि वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं इस पर काम पहले से कर चुका हूँ, ओके। ये तो उन्होंने बता दिया, लेकिन उन्होंने क्या नहीं बताया, उन्होंने बताया नहीं कि इस शू का बनाने वाला कौन है, ठीक है, ओके। तो डिफार्जा जो है दोबारा पूछता है उसे, एंड द मेकर्स नेम,
और शू मेकिंग करने वाले का नाम तो बताओ, यानी कि कुल मिला के अपना नाम तो बताओ। नाउ दैट ही हैड नो वर्क टू होल्ड, अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था शू मेकर के पास। ओके, जूता क्योंकि कौन लिए हुआ था, जूता किसके हाथ में था, लॉरी के हाथ में था, तो उसके पास कुछ करने को नहीं था, हाथ में शू गायब हो चुका था, यानी कि लॉरी के पास चला गया था। तो वो क्या करता है, अपने जो नकल्स होती है, नकल्स कहते हैं जो जहाँ से आपकी जो उंगलियाँ हैं और आपका जो हाथ है जुड़ता है, ठीक है, ओके फाइन, जहाँ से आप चिटकाते हो अपनी उंगली को, उसे कहते हैं नकल्स, ठीक है। तो राइट हैंड की नकल्स को लेफ्ट हैंड में रख लेता है और लेफ्ट हैंड की नकल्स को राइट हैंड में कर लेता है। जैसे कि हम कभी कभी जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, समझ में नहीं आता बोले क्या करें, क्या उस कंडीशन में नहीं करते हैं, एक हाथ को दूसरे हाथ में लेते हैं, तो वैसे वही बताया जा रहा है, मतलब उनसे सिर्फ नाम पूछा जा रहा है और वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, उनको नाम तक नहीं बता पा रहे बेचारे, ठीक है, ओके। और ऐसा करने के बाद अपना हाथ वो कहाँ ले जाते हैं, अपने दाढ़ी वाले चिन्ह पर, एंड सो ऑन इन रेगुलर चेंजेस, और ऐसे ही बार बार वो चेंज करते थे, कभी हाथ इधर, कभी हाथ इधर, कभी अपने चिन्ह पर, ठीक, विदाउट अ मोमेंट्स इंटरमिशन, और बिना किसी रुकावट के वो ये तीनों चीज़ें एक के बाद एक कर रहे हैं। अब आगे की लाइन देखिएगा, द टास्क ऑफ रिकॉलिंग हिम फ्रॉम द वैकेंसी, देखिए यानी कि उनको कुछ याद दिलाना, हिम किसके लिए आया है, डॉक्टर मानंद को, डॉक्टर मानंद को कुछ रिकॉल कराना, यानी कुछ याददाश्त वापस कराने का जो काम था, कहाँ से, उस खाली जगह से जहाँ वो हमेशा डूब जाया करते थे, मतलब कुछ ना कुछ सोचा करते थे और समझ में नहीं आता था कि वो कहाँ क्या सोच रहे हैं, ठीक है। उस वैकेंसी से बाहर निकालने का काम जो था वो बड़ा ही कैसा था, ऐसा था जैसे मान लो किसी कमज़ोर इंसान को, सून कहते हैं बेहोश इंसान को, बेहोश इंसान को दोबारा उठाया जा रहा हो, एक तरीके से रिवाइव कराया जा रहा हो, ऐसा उनका काम, ऐसा उनसे कुछ क्वेश्चन पूछना होता था, ठीक है। या फिर एंडिवरिंग, यानी या फिर उनसे पूछने का काम, उनसे रिकॉल कराने का काम ऐसा था, मान लो ये प्रयास किया जा रहा हो कि किसी मरे हुए इंसान की आत्मा से कुछ सीक्रेट निकलवाया जा रहा हो, ठीक है। होप ऑफ सम डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर कहते हैं सीक्रेट को, फास्ट डाइंग मैन का मतलब जो मर रहा है इंसान, आत्मा निकलने वाली है उसकी, उससे कुछ आप सीक्रेट निकलवाना चाह रहे हो तो कहाँ निकाल पाएगा, कहाँ बता पाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना कठिन उनके लिए क्वेश्चन था, सिर्फ नाम पूछना, तो कुछ रिकॉल कराना उनके लिए इतना बड़ा टास्क होता था। अभी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब उसको समझ में आता है कि पूछ क्या रहे हैं लोग, कहते हैं कि डिड यू आस्क माय नेम, क्या आप लोगों ने मेरा नाम पूछा है, तो वो कहता है कि हाँ हमने आपका नाम पूछा है, एश्योरेडली वाकई हमने आपका नाम पूछा है। तो नाम बताने की जगह पे वो कहता है 105 नॉर्थ टावर, यानी कि वो जगह बता रहा है उसी किले की आसपास की, यानी कि वो अभी तक खोया हुआ है उसी किले में, ठीक है, उसी जेल में। इज दैट ऑल, बस इतना ठीक है। 105 नॉर्थ टावर, वो आंसर करता है। और ये जो वो वर्ड्स बोलता है ना, उसकी जो आवाज़ होती है इतनी दर्द भरी थी, इतनी थकी हुई थी, बहुत थकान से उसने ये चीज़ बोली थी, और ये साई भी नहीं थी, मतलब आ भर के भी नहीं उसने ये वर्ड्स को बोला था, ना ही उसने कराहा था, रोन कहते हैं कराहने को, ठीक है। आगे देखिए, और अंटिल द साइलेंस वॉज अगेन ब्रोकन, और जब तक उसके जो वर्ड्स गूंजते रहते हैं, जब तक साइलेंस दोबारा ब्रेक नहीं होती, मतलब एक के बाद एक कोई बोल रहा है तो साइलेंस ब्रेक हो रही है, ठीक है। अब कौन बोलता है, अब मिस्टर लॉरी बोलते हैं। मिस्टर लॉरी क्या कहते हैं, यू आर नॉट अ शू मेकर बाय ट्रेड, मुझे लगता है कि आप प्रोफेशनली या शुरू से शू मेकर नहीं रहे हो, ठीक है, फाइन, मतलब कि आपका ये प्रोफेशन नहीं रहा है। तो और ये मिस्टर लॉरी कैसे कहते हैं, लुकिंग स्टेड फास्टली, घूर के देखते हैं उसको, मतलब बिना हटाए हुए, नजर बिना हटाए हुए किसी को देखना, उसे कहते हैं स्टेड फास्टली देखना, ठीक है। ओके, देखते हैं किसको, डॉक्टर मानंद को देखते हैं, कौन, मिस्टर लॉरी, और कहते हैं कि ये तुम जो शू मेकर लगते तो नहीं हो कि प्रोफेशनल हो। हेज हैगर्ड आइज, हेज मतलब किसकी बात हो रही है, डॉक्टर मानंद की। उनकी जो हैगर्ड आइज थी, हैगर्ड किसे कहते हैं, हैगर्ड कहते हैं टायर्ड और वरीड, परेशान, ठीक है। उनकी जो परेशान और थकी हुई आंखें थी, ये मुड़ जाती हैं डिफार्जे की तरफ, क्योंकि अभी किसी बात हो रही थी, मिस्टर लॉरी ने पूछा सवाल, तो उसको देख रहे होते, लेकिन वहाँ से नजर हटा के कहाँ ले जाते हैं, डिफार्जे की तरफ। क्यों, वो चाह रहे थे कि ये मेरी जगह आंसर करते, एज इफ यू कुड हैव ट्रांसफर द क्वेश्चन टू, और अपनी नज़र से ऐसा वो करना चाह रहे थे, ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया है कि आर यू नॉट अ शू मेकर बाय ट्रेड एंड ऑल, ये क्वेश्चन वो करना चाह रहे थे कि तुम डिफार्जे मेरी जगह इसका आंसर कर दो, ऐसा करना चाहते हैं क्वेश्चन लॉरी का डिफार्जे को, ठीक है। बट एस नो हेल्प केम फ्रॉम दैट क्वार्टर, क्वार्टर मतलब डिफार्जे की बात हो रही है, डिफार्जे की तरफ से कोई उनको हेल्प नहीं मिलती, वो नहीं बताता इसको कि ये इन्होंने शू मेकिंग कहाँ सीखा एंड ऑल, ठीक है। दे टर्न बैक, दे किसके लिए जो है, आइज के लिए, हैगर्ड आइज के लिए, ठीक है। उनकी जो आंखें थी अभी डिफार्जे पे गई थी, अब वापस कहाँ आ गई, क्वेश्चनर पर। क्वेश्चनर मतलब कौन, ये मिस्टर लॉरी। दोबारा मिस्टर लॉरी पे उनकी आंखें आ जाती हैं, आंखें मतलब देखने लगता है उसको। व्हेन दे हैड शॉट द ग्राउंड, अब वो क्या कर रही होती, अब उनकी आंखें क्या कर रही हैं, जमीन की तरफ देख रही हैं, ठीक, फाइन, चलिए। अब वो बोलते हैं आई एम नॉट अ शू मेकर बाय ट्रेड, यस मैं बाई प्रोफेशनली शू मेकर नहीं हूँ, नो आई वॉज नॉट अ शू मेकर बाय ट्रेड, आई लर्न इट हियर, आई टॉट माई सेल्फ, आई आस्क्ड लीव टू। इतनी बात कह के वो चुप हो जाते हैं, डॉट 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 का मतलब अपनी बात को अधूरी छोड़ देते हैं। हाँ मैं नहीं हूँ शू मेकर प्रोफेशनली, मैंने उसको सीखा है, यहाँ सीखा है, और मैंने खुद को सिखाया है, एंड आई आस्क्ड लीव टू, आस्क्ड लीव टू का मतलब होता है परमिशन लेना, और मैंने परमिशन लिया, और मैंने परमिशन लिया, क्या परमिशन लिया, किससे परमिशन लिया, अभी कुछ नहीं बता रहे, बात को अधूरा छोड़ दिया, ठीक है। चलिए, इतना कहने के बाद ही लाफ्ड अवे, कुछ देर वो रुके, ही स्टॉप्ड फॉर अ वाइल, कुछ रुके, लैप्स मतलब स्टॉप्ड फॉर अ वाइल, इवन फॉर मिनट्स, और कुछ सेकंड्स नहीं रुके बल्कि कुछ मिनट्स तक रुके। वो हम लोग बात करते करते जब रुकते हैं, पॉज लेते हैं तो कुछ सेकंड्स लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो कुछ मिनट्स तक रुके। रिंगिंग, यहाँ पे जो रिंगिंग लिखा गया है डब्ल्यू से होना चाहिए, डब्ल्यू आ रहा है ये, ठीक है, क्योंकि रिंगिंग का मतलब होता है अपने हाथ को मरोड़ना तोड़ना, ठीक है। और उनके हाथ पूरे टाइम अपने हाथ को वो रिंगिंग करते रहे, मसलते रहे, ठीक है।
His eyes came slowly back at last to the face from which they had wandered. और दोबारा उस फेस पे उनकी नज़र गई। अभी उन्होंने ज़मीन पे देखने लगे थे ना, ज़मीन से वापस उस जगह गई जहाँ से वो चल के आई थी, यानी कहाँ पर, लॉरी के पास। लॉरी ने ही तो क्वेश्चन पूछा, वहाँ से उनकी आंखें डिपार्चर पे गई, डिपार्चर से फिर उससे पे गई, क्वेश्चनर पे गई, फिर दोबारा ज़मीन पे आई। अब फिर ज़मीन से वापस कहाँ देख रहे हैं वो देख रहे हैं मिस्टर लॉरी की तरफ, ठीक है। वन दे रेस्टेड ऑन इट, और उनकी आंखें वहाँ पे रुक जाती, ठहर जाती। ही स्टार्टेड एंड रिज्यूम्ड, ठीक है। वो दोबारा से अपनी बात को स्टार्ट करते हैं, यानी जहाँ पे उन्होंने छोड़ा था अपनी बात को, कहाँ छोड़ा था, आई आस्क्ड यू पर, ठीक है। इन द मैनर ऑफ अ स्लीपर दैट मोमेंट अवेक, ठीक है। और ऐसे बात करते हैं जैसे कोई सोया हुआ इंसान है, अभी भी जागा है और याद कर रहा है कि उसने पिछली रात का कोई सब्जेक्ट क्या था, यानी पिछली रात को क्या हुआ था, वो ऐसा बैठ के याद कर रहा है। इस तरीके से वो बता रहे हैं, ठीक है। वो फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। आई आस्क्ड लीव टू टीच, यानी कि मैंने परमिशन लिया, ठीक है, कि मैं खुद को सिखाऊं, एंड आई गॉट इट विद मच डिफिकल्टी आफ्टर लॉन्ग वाइल। और उन लोगों ने, यानी कि जेल वालों ने मुझको बहुत मुश्किल से, बहुत समय बाद ये परमिशन दिया, ठीक है, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि भाई जेल में इंसान क्या करेगा बैठे, कुछ तो करना चाहिए उसको, कुछ तो करेगा वो। तो वही कह रहे हैं कि मैंने परमिशन लिया खुद को सिखाने का, शू मेकिंग, बड़ी डिफिकल्टी से मुझे परमिशन मिली और मैंने हमेशा वहाँ पे जूते ही बनाए हैं। एज ही हेल्ड आउट, और फौरन ही जैसे ही उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया उस शू के लिए, जो शू लॉरी के पास था, दोबारा से लॉरी से लिया, तो मिस्टर लॉरी उसको घूरते रहे उनके फेस पे। मिस्टर मैनेट, डू यू रिमेंबर नथिंग ऑफ मी, आपको कुछ नहीं याद है मेरे बारे में? किसने पूछा? ये लॉरी ने पूछा, आपको कुछ नहीं याद आ रहा है मेरे बारे में? द शू ड्रॉप टू द ग्राउंड, शू जो है वो ग्राउंड पे रख देते हैं, वो छूट जाता है उनके हाथ से। एंड ही सैट लुकिंग फिक्सली एट द क्वेश्चनर, और वो बड़े ध्यान से क्वेश्चनर को, यानी कि मिस्टर लॉरी को देखता है। कौन? डॉक्टर मैनेट। मिस्टर मैनेट, मिस्टर लॉरी सेड इन इज हैंड अपॉन डिफार्जर्स आर्म, यानी कि मिस्टर लॉरी अब फिर से बोलते हैं, मिस्टर मैनेट अपना हाथ डिफार्जर के हाथ पे रखते हैं, ओके। डू यू रिमेंबर नथिंग ऑफ दिस मैन, इस इंसान के बारे में तो तुम्हें कुछ नहीं याद है, यानी कि अब लॉरी डिफार्जर को दिखाकर पूछ रहा है, क्योंकि डिफार्जर ने छुड़ा तो लिया है इनको, लेकिन डिफार्जर को भी ये पहचानते नहीं है, ठीक है। तुम्हें इस इंसान के बारे में कुछ नहीं याद आ रहा है, देखो उसको, मेरे को देखो, तुम्हें नहीं याद आ रहा है कि यहाँ पे कोई ओल्ड बैंकर है, कुछ बिजनेस नहीं याद आ रहा है, किसी सर्वेंट की याद नहीं आ रही है, कुछ पुराना समय नहीं याद आ रहा है आपके माइंड में, प्लीज़ मिस्टर मैनेट कुछ याद तो करो। इस तरीके से वो उनको याद दिलाने की कोशिश करते हैं, ओके। एज अ कैप्टिव मतलब जो कि जेल में बंद रहा, किसके लिए यूज़ हो रहा है? ये यूज़ हो रहा है डॉक्टर मैनेट के लिए। कई साल बंद रहने के बाद, ठीक है, एज अ कैप्टिव ऑफ मैनी ईयर्स सैट लुकिंग फिक्सली बाय टर्न्स एट मिस्टर लॉरी एट डिपार्चर। ये जो कैप्टिव था, कई साल का जो कैप्टिव है, ये बाय टर्न्स का मतलब ऑल्टरनेटिवली, कभी मिस्टर लॉरी को देखता, कभी डिपार्चर को देखता। सम लॉन्ग ऑब्लिटरेटेड का मतलब होता है रिमूव्ड या हाइड इट, ओके। जब बार बार ये लोग पूछते हैं ऐसा, नो मिस्टर लॉरी इतनी सारी बातें बोलता है कि कुछ याद नहीं आ रहा है आपको, तो बारी बारी से मिस्टर लॉरी को, डिपार्चर को देखता है। तो देखने के बाद कुछ, ऑब्लिटरेटेड का मतलब होता है कुछ रिमूव्ड या फिर छुपे हुए। एक्टिवली इंटेलिजेंस का मतलब होता है दिमाग, नॉलेज, गॉट इट, शार्प माइंड। तो उसके दिमाग में जो कुछ हटा दिया गया था, कुछ सीन जो रिमूव थे उसके फोरहेड में, फोरहेड के मिडिल में, उनको एक तरीके से फोर्स मिलता है, क्योंकि इन्होंने याद लाने की कोशिश करी है। फोर्स मिलता है थ्रू द ब्लैक मिस्ट। ब्लैक मिस्ट कहते हैं वैसे तो काले बादल को, लेकिन यहाँ पे मतलब है उनकी जो भूलने की बीमारी थी, ठीक है, यानी उस भूलने की बीमारी से वो जो रिमूव्ड मेमोरी थी जो दिमाग में नहीं थी, इनको वापस लाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, फाइन। तो वो उनको फोर्स मिलता है और वो दोबारा से उसको सोचते हैं, बैठते हैं। दे वर ओवर क्लाउडेड अगेन, लेकिन फिर से क्या होता है, फिर से उन पर बादल छा जाते हैं, यानी कि उनको कुछ याद ही नहीं आ रहा है ठीक से। दे वर फेंटर, जो वो याद करना चाह रहे हैं, उन मेमोरीज को वापस लाना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल फेंट हुए हैं, याद ही नहीं आ रहे इनको। दे वर गॉन का मतलब आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ याद आता है फिर वो भूल जाते हैं। आपने देखा होगा कई सारे मूवीज़ में ब्लैक एंड व्हाइट करके दिखाते हैं कि कोई किसी हीरो की या हीरोइन की याददाश्त चली जाती है, तो वो याद करने की कोशिश करता है, तो उसको जल्दी से याद नहीं आता, फाइन। बट दे हैड बीन देयर, लेकिन उनके दिमाग में पिक्चर्स तो थी, मेमोरी तो थी, बट उनको याद नहीं आ रहा था कुछ भी। और ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन उस यंग फेस पर भी देखने को मिला, यानी कि लूसी की बात हो रही है। अब फाइनली लूसी पे चार्ल्स डिकेंस आ रहे हैं, ठीक है। लूसी की बात हुई, अब तक वो कहाँ खड़ी हुई थी? दरवाजे के किनारे खड़ी हुई थी। बट हु हैड क्रैप्ड अलोंग द वॉल, अब वो वॉल से क्रीप होते हुए, रेंगते रेंगते, मतलब कि थोड़ा थोड़ा आगे कदम बढ़ाते हुए एक जगह पहुँच गई थी, टू अ पॉइंट, मतलब एक जगह पे पहुँच गई थी जहाँ वो उन्हें अच्छे से देख सकती थी, अपने फादर को, ओके। और अब वो खड़े होकर देख भी रही थी, हाथों को जोड़कर, ठीक है, यानी फोल्ड करके एक तरीके से। लेकिन वही हाथ उसके पहले क्या हो गए थे, डर के मारे रेज हो गए थे। जैसे कि हम लोग किसी को देखते हैं, यार कितनी बुरी हालत हो गई इनकी 18 ईयर्स के बाद, ऐसे जब हम लोग को फीलिंग आएगा, लेकिन वो तो बेटी है, उसको कितना बुरा लगेगा। तो फाइट एंड कंपैशन में उसका पहले हाथ होता है, इफ नॉट इवन टू कीप हिम ऑफ। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अपने फादर से भागना चाह रही हो, उसे दूर रखना चाह रही हो, एंड शट आउट द साइट ऑफ हिम, और उनको देखना ना चाह रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बस वो थोड़ा सा डर सी गई थी अपने फादर की हालत देखकर, ओके। अब वही हाथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे, यानी पहले उसने हाथ, जिन हाथों को डर के मारे उठाया था, वो हाथ अब अपने फादर की तरफ बढ़ रहे थे, ठीक है। ट्रम्बलिंग, काँप रहे थे विद ईगरनेस, और काँप भी रहे थे, लेकिन उसको इस बात की ईगरनेस थी, उसको इस बात की एक्साइटमेंट थी कि वो जो है टू ले द स्पेक्ट्रल फेस अपॉन, यानी कि वो अपने फादर का जो फेस है, ठीक है। स्पेक्ट्रल मतलब होता है घोसली, भूत की तरीके की, भूत वाला जो उसका फेस है अपने फादर का, क्योंकि बाल बड़े हुए हैं, गंदी सी दाढ़ी है, फटे पुराने कपड़े हैं, जो स्पेक्ट्रल फेस लग रहा है, वो अपने सीने से लगाएगी। यंग ब्रेस्ट का मतलब वो अपने सीने से लगाएगी अपने फादर को, एंड लव इट बैक टू लाइफ इन होप, और अपने प्यार से अपने पापा को, अपने फादर को सही कर देगी। सो एक्जैक्टली वॉज एक्सप्रेशन रिपीटेड दो इन स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर्स, और इतने अच्छे से उस लड़की ने डील किया जैसे बड़े बड़े कैरेक्टर्स में पाया जाता हो, ठीक है। ऑन यंग फेस, उसके फेस पे ऐसे एक्सप्रेशन आ रहे थे कि वो अपने पापा को सही कर लेगी, केयर करके, प्यार देके, ठीक है, उनको सब याद आ जाएगा। दैट इट लुक्ड एज दो इट हैड पास्ड लाइक अ मूविंग लाइट फ्रॉम हिम टू
टू हर। ऐसा लग रहा था कि जो एक लाइट है जो उनके पास थी पहले, इसके पास डॉक्टर मानेट के पास, वो उसके अंदर आ गई है। मतलब जो यंग जो एक्सपीरियंस डॉक्टर मानेट का रहा है, क्योंकि भाई अभी 18 ईयर से वो ऐसे हैं, पहले तो वो अच्छे रहे थे ना, कि वो स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर थे पहले, वही इसके अंदर आ गया हो, लूसी के अंदर आ गया हो, ये मतलब इस लाइन का। ठीक है, अभी सबको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। डार्कनेस हैड फॉलन ऑन हिम। डार्कनेस हैड फॉलन ऑन हिम का मतलब, डार्कनेस का मतलब ऐसे अंधेरा होता है, यहाँ पे अंधेरे का मतलब नहीं, यहाँ पे मतलब ये है कि उसका जो माइंड था, किसका, डॉक्टर मानेट का, उनका जो माइंड था दोबारा से क्या हो गया, क्लाउडेड हो गया। ठीक है, मतलब सोच रहे थे और समझ में नहीं आता, उनको याद करने की कोशिश वो कर रहे थे, फिर उनको दिमागी संतुलन हिल गया। ही लुक्ड एट द टू मैन, यहाँ पे टू के बाद कुछ नहीं है, इसका मतलब है वो दोनों आदमियों की बात हो रही है, लॉरी की और किसकी, डिफार्जे की। डॉक्टर मानेट जो है, डॉक्टर मानेट ने दोनों आदमियों की तरफ देखा एंड लेस अटेंटिवली, और बहुत ही ध्यान से नहीं देखा, लेस अटेंशन के साथ देखा, और उनकी ग्लूमी आइज ने दोबारा से ज़मीन पे देखा एंड लुक्ड अबाउट हिम इन द ओल्ड वे, और दोबारा से लॉरी को देखा जैसे वो लॉरी को सही होने से पहले, जब से वो सही थे तब देखा करते थे, पुराने तरीके से उसको देखा। फाइनली विद द डीप लॉन्ग साई, और एक लंबी सांस भरी, ही टुक द शू अप, और दोबारा से शू को हाथ में लिया और रिज्यूम कर दिया, और दोबारा से काम चालू कर दिया। ओके, अब इसको लगा कि देखा पुराने तरीके से, तो शायद उनको याद आ गया है कुछ। डिफार्जा पूछता है, हैव यू रिकग्नाइज्ड हिम मॉन्सियर, क्या आपने पहचान लिया इनको? डॉक्टर मानेट रिप्लाई करते हैं, येस फॉर अ मोमेंट, हाँ कुछ देर तक तो मैं पहचान गया था, और मुझे लगा था कि होपलेस हूँ, मतलब मुझे कुछ याद नहीं आएगा, लेकिन एक टाइम मुझे ये दिमाग में आया कि मैं इस व्यक्ति को, इस इंसान को पहले बहुत अच्छे से जानता था। हश हश मतलब यहाँ पे क्या, क्वाइट चुप रहो, मुझे फिर से याद करने दो, मुझे याद करने दो, ये कौन है, ये कौन है, इस तरीके से वो बात कर रहे हैं। ठीक है, जब वो थोड़ा थोड़ा पहचानने लग रहे हैं लॉरी को, तो अब उनकी बेटी क्या है, आगे बढ़ रही है, उस गैरेट के वॉल से आगे बढ़ी है। गैरेट से कहा जा रहा है उसी रूम को जिसमें ये है डॉक्टर मानेट। अब वो उसी के बेंच के पास पहुँच चुकी है, यानी लूसी अपने फादर की बेंच के पास, जहाँ पे वो शो मेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, देयर वॉज समथिंग ऑफुल, इस लाइन का मतलब समझिएगा, बड़ा ही अजीब ये फैक्ट था कि इतना पास उनके कोई जाके खड़ा हो गया और उनको पता ही नहीं चला। मतलब जो उनकी ये अनकॉन्शियसनेस थी, बड़ा ऑफुल थी, बड़ी भयानक थी। कोई इतना भी वो हो सकता है उसको मतलब पता ही नहीं कि उसके बगल में कोई आके खड़ा हो गया। ठीक है, दैट कुड हैव पुट आउट इट्स हैंड एंड टच्ड हिम एज ही स्टूड ओवर हिज लेफ्ट। मतलब ये जो लड़की थी लूसी, ये बिल्कुल ही बगल में जाके खड़ी हो गई थी और ये चाह रही थी कि उसको हक कर ले, एक तरीके से छूने ही जा रही थी एक तरीके से। तो उसको, डॉक्टर मानेट को ये भी एहसास नहीं हो रहा था कि मेरे बगल में कोई खड़ा है और मुझको छूना चाह रहा है। तो इतना अनकॉन्शियसनेस थी उनकी माइंड की। समझ आ रही है? नॉट अ वर्ड वॉज स्पोकन, किसी तरफ से ना उसके फादर ने कुछ बोला, ना लॉरी ने, कहीं से कुछ वर्ड नहीं बोला गया। नॉट अ साउंड वॉज मेड, ना कोई साउंड मेक किया गया। शी स्टूड लाइक अ स्पिरिट, स्पिरिट मतलब घोस्ट, एक भूत की तरीके से लूसी अपने फादर के बगल में खड़ी रही। एंड ही बेंट ओवर हिज वर्क, और वो क्या, डॉक्टर मैंने क्या कहा, अपने काम में झुक गए, उन्हें मतलब ही नहीं। ठीक है, इट हैपेंड एट लेंथ, एट लेंथ का मतलब होता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये काफ़ी देर तक ऐसे ही रहा। फिर अचानक क्या हुआ, दैट ही हैड ओकेजन टू चेंज। ओकेजन टू चेंज एक मुहावरा होता है, जब भी यूज़ किया जाता है, नीड टू डू समथिंग, यानी जब उसको ज़रूरत महसूस हुई कि वो जो इंस्ट्रूमेंट हाथ में रखा लिए हुए था उसको नीचे रखना था, और इसके जगह पे जो शू मेकर की नाइफ होती है, छुरी होती है, उसको उठाना था, क्योंकि छुरी वगैरह यूज़ की जाती है शू मेकिंग के लिए। तो इंस्ट्रूमेंट को रख के नाइफ को उठाना था उसको। ठीक है, इट ले ऑन दैट साइड ऑफ हिम, ये उसी तरफ रखा था। ठीक है, विच वॉज नॉट द साइड ऑन विच शी शू, यानी कि जहाँ लूसी खड़ी थी उसके ऑपोजिट साइड में क्या था, ये शू मेकर का नाइफ रखा हुआ था। ही हैड टेकन इट अप, उसको उठा लेता है डॉक्टर मानेट जो है, वो उस नाइफ को उठाते हैं एंड वॉज स्टूपिंग टू वर्क अगेन, और दोबारा से जा रहे होते हैं अपना वर्क में लगने। ठीक है, स्टूपिंग मतलब होता है बेंडिंग, दोबारा से उसी काम में मस्त होने जा रहे होते हैं। व्हेन हिज आईज कॉट द स्कर्ट ऑफ अ ड्रेस, लेकिन उनकी आंख, क्योंकि नीचे देख रहे हैं, उनकी आंख कहाँ पर पड़ती है, कहाँ क्या देखती है, एक लड़की की स्कर्ट पे नजर पड़ती है, यानी कि लूसी की स्कर्ट पे नजर पड़ती है। ही रेज्ड हिज आईज, हिज मतलब क्या है, हिज यहाँ पे सिर्फ हिज लिखा हुआ है, हिज आईज है यहाँ पे, अपनी नजरें वो उठाते हैं। ठीक है, कौन, डॉक्टर मानेट, एंड सॉ हर फेस, और लूसी का फेस देखते हैं। द टू स्पेक्टेटर्स कौन है, लॉरी और डिफार्जा। ये जो दो स्पेक्टेटर्स थे वो आगे बढ़ते हैं, बट शी स्टेड दैम मतलब लूसी ने उनको वहाँ पे हाथ देके ठहरा दिया, शी स्टेड दैम, वहीं ठहरा दिया उनको, तुम लोग वहीं रुके रहो, तुम लोग आगे ना हो, विद द मोशन ऑफ हर हैंड, अपने हैंड के जरिए उन लोगों को इशारा करके रुकवा दिया। शी हैड नो फियर ऑफ हिज स्ट्राइकिंग एट हर। अच्छा, वो लोग क्यों पढ़ना चाह रहे थे, वो लोग ये सोच रहे थे कि कहीं इस नाइफ से हमला ना कर दे, क्योंकि इसको याद बात तो है नहीं कि कौन है, कहीं मार ना दे अपनी बेटी को ही, क्योंकि ये पागल हो चुके हैं। ठीक है, शी हैड नो फियर ऑफ हिज स्ट्राइकिंग, लेकिन लूसी के अंदर कोई डर नहीं था। स्ट्राइकिंग मतलब अटैकिंग, कि उसके फादर नाइफ से उसको अटैक कर देंगे। दो दे हैड, हालांकि इन दोनों को डर था, इन दोनों को, लॉरी को और डिफार्जे को डर लग रहा था कहीं मार ना दे, लेकिन इसको डर नहीं था। ही स्टार्टेड नहीं, यहाँ पे स्टेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, सही कर लीजिएगा, ही स्टेयर्ड एट हर। ठीक है, डॉक्टर मानेट उसको घूरते हैं, फेयरफुल लुक, बड़े डरे से, एंड आफ्टर अ वाइल, और कुछ देर बाद हिज लिप्स बिगैन टू फॉर्म सम, उनके लिप्स खुलते हैं और कुछ वर्ड्स वो बोलना चाहते हैं। दो नो साउंड प्रोसीडेड फ्रॉम हिम, लेकिन उनकी आवाज़, उनके मुंह से कोई साउंड नहीं निकल पाता। तो यहीं पे आपका चैप्टर खत्म हो गया है। इसके बाद काफ़ी लंबी स्टोरी है, और जब कभी मुझे अ टेल ऑफ टू सिटीज़ पे स्टोरी मौका मिलेगा बनाने का वीडियो, तो मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी। तो आई होप आपको द शू मेकर का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई आपको लेसन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।